नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। हमने बच्चों इससे पहले देखा था कि किस तरह से कंपनी ने 1857 के युद्ध को जीता। इसके बाद उसने बंगाल में अपना राज्य विस्तार किया। बंगाल के पश्चात हमने देखा था कि किस तरह से मैसूर को जीता, फिर मराठों को जीता, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली को जीता, फिर इसके बाद उसने जो है कि पंजाब को जीता। इस तरह से जीतते जीतते उन्होंने पूरे भारत पर शासन कर लिया। अब जब उन्होंने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उनके लिए बड़ी समस्या ये बनी कि किस तरह से शासन का संचालन किया जाए, और शासन का संचालन इस तरह से किया जाए कि ताकि कंपनी को अधिक से अधिक क्या हो, लाभ मिले, अधिक से अधिक टैक्स मिल जाए, अधिक से अधिक धन मिले, ताकि हम यहाँ का धन लेके कहाँ जाए, इंग्लैंड लेके जाएँ। और जो व्यापारी था, व्यापारी का हमेशा एक उद्देश्य होता है, चाहे वो खाल आपके बेच देगा लेकिन उसको हमेशा क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो इसलिए जो है कि कंपनी हमेशा ये चाहती थी कि भारत के लोगों को चाहे खाने के लिए रहे, चाहे ना रहे, चाहे गरीबी में बैठे, चाहे जैसे जिए, इसका कोई वास्ता नहीं था। उनका मतलब था कि हमें अधिक से अधिक क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। तो बंगाल में हमने देखा कि दोहरी शासन व्यवस्था लेके आए थे कि जिसमें नवाब जो है कि वो अधिकारियों को नियुक्त करता है, उनको जो है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है, पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करता है, हर चीज़ काम करता है। लेकिन फिर भी उसे जो है कि अधिकारियों को वेतन देने के लिए, जो है कि कल्याणकारी काम करने के लिए या जनता के कल्याण के काम करने के लिए उसके पास क्या होता है, धन ही नहीं होता है। धन किसके हाथ में होता है, धन कौन एकत्रित करता है, एकत्रित कर रही थी कंपनी। तो कंपनी जितना चाहती थी उतना धन राजा को देती थी और राजा को उसी पर निर्भर होना पड़ता था। तो इस तरह से हमने देखा कि दोहरी व्यवस्था ने बंगाल को एकदम जो है कंगाली की स्थिति में ला दिया। फिर 1769-70 में अकाल पड़ा तो अकाल के समय में और भी कठिनाइयाँ क्या हो गई, बढ़ती चली गई, और भी उनकी समस्याएं बढ़ी। फिर हमने देखा कि किस तरह से कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे। भारतीय लोगों की मेहनत को या भारतीय लोगों के खून पसीने से उगाई हुई फसल को कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार से या अधिक जो है दबाव से वो वसूल कर उसे जो है कि इंग्लैंड भेजते थे और इंग्लैंड से अपना क्या है, अधिक से अधिक लाभ कमाते थे। लेकिन जो है इससे क्या हो गया कि कंपनी के व्यक्तिगत जो व्यापारी थे उनको तो लाभ होता था, लेकिन जो कंपनी थी उसको क्या हो गया, घाटा होने लग गया। जैसे कहते हैं ना कि किसी संस्था में अगर सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं तो वो संस्था क्या होगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन कोई उस संस्था से अलग कोई काम कर रहा है तो क्या होगा, उसका काम अपना होगा। जब वो अपना काम करेगा तो वो पूरी दिलो जान से करेगा कि उसका पूरा लाभ किसको मिलेगा, हमें मिलेगा। कंपनी के लिए हम काम करेंगे तो कंपनी में जो हमारी तनख्वाह होगी वो हमको तनख्वाह मिलेगी। हमें अधिक अगर हम जो है प्रयास करेंगे, अधिक एफर्ट लगाएंगे तो उसका हमको कोई जो है कि लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपने जो व्यापार है, अपने जो है कि प्रयासों से अगर हम अपना माल लेके इंग्लैंड बेच रहे हैं तो उससे हमें क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी को बहुत सारा घाटा होने शुरू हो गया। तो कंपनी ने 10 लाख पाउंड की जो है ब्रिटिश सरकार से मांगी कि ऐसा है कि हमको इतना लाख पैसा चाहिए। कंपनी को जैसे ही कंपनी ने अपनी पैसे की रकम की मांग ब्रिटिश सरकार से की, ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब जो है कि कंपनी पर नियंत्रण बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी जो है कि अपना लाभ देख रही है, कंपनी के कर्मचारी अपना लाभ देख रहे हैं और कंपनी क्या है, घाटे में चलती जा रही है। इसी बीच उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया और उसको पारित करके आप देखेंगे कि उन्होंने जो है कि कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया। फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, उसमें भी उन्होंने यही सोचा कि किसी तरह से हम कंपनी के जो भी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास किए। फिर चार्टर एक्ट लाए। फिर आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर 1833 आया, फिर 1853 आया। तो इस तरह से कंपनी ने क्या किया कि अपना जो है कि नियंत्रण ब्रिटिश सरकार कंपनी पर बढ़ाती चली गई। मतलब कंपनी को इस तरह से बना दिया कि कंपनी जो है अब केवल वो प्रशासन का काम देख सकती थी, व्यापार वाणिज्य का काम देख सकती थी, और सारा कुछ काम जो है वो ब्रिटिश जो है कि संसद के द्वारा नियंत्रित होता था। क्योंकि कंपनी को
नीतित करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो कंपनी अपनी मनमानी करनी शुरू कर देती थी, और कंपनी जब मनमानी शुरू कर देगी करनी, तो क्या होगा कि इससे जो ब्रिटिश सरकार है उसको क्या होगा, घाटा शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी कंपनी को इसलिए सपोर्ट कर रही थी या उसे इसलिए जो है कि प्रोत्साहन दे रही थी कि उसे हमेशा ये लगता था कि कंपनी जाएगी भारत से जो है कि अधिक से अधिक धन लेके आएगी, तो धन जब लेके आएगी इंग्लैंड में तो उसका क्या है, लाभ हमें भी मिलेगा, हमको भी धन मिलेगा। और जब हमको धन मिलेगा, राजा सोचते थे हमको जब धन मिलेगा तो हम जनता के कल्याणकारी कार्यों को करेंगे, जनता में जो है कि अच्छी सड़कें बनवाएंगे, मकान बनवाएंगे, तो इससे हमारी भी जो है कि एक छवि बनेगी। तो इस तरह से जो है कि कंपनी और सरकार के मध्य द्वंद्व बहुत समय तक चलता रहा। हमने चार्टर एक्ट को भी देख लिया है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, आज यहाँ से देखना है कि इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे, प्रशासनिक मतलब है कि भारत के लोगों के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, या किस शासक से युद्ध करना है, किससे युद्ध नहीं करना है, फिर इसके बाद जो है क्या कितना प्रशासन पर खर्च करना है या कितना प्रशासन खर्च नहीं करना है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जो है कि पूरी प्रक्रिया को अब ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, उसकी जो शक्ति थी उसको धीरे धीरे घटाते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण को बढ़ाना शुरू कर दिया। वो हर बात पर अब जो है कंपनी को निर्देश देना शुरू कर दिया। जो काम पहले कंपनी क्या है अपने लाभ के लिए करती थी, अब ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि कंपनी को हटाओ, अब क्या है हम सीधे सीधे अपने जो है कि अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, हम अपने कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, हम अपने तरह से क्या है भारत प्रशासन संचालित करते हैं। और जो बिचौलिया कंपनी है इसको काट दो, काट के क्या कर दो, सीधे भारत को अपने नियंत्रण में कर लो। जब अपने नियंत्रण में कर लोगे तो जो भी धन भारत में प्राप्त होगा वो धन क्या होगा, ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार उसका क्या है अपने तरीके से अपने देश के विकास के लिए काम करेगी। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को धीरे धीरे धन किरान करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे, नागरिक सेवा, सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। मतलब हर जिलों में ये मतलब शांति व्यवस्था, भाई आप शासन तो कर रहे हैं, तो शासन करना है तो आपको शांति व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी। शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, फिर इसके अलावा अगर आपको जनता से कर वसूल करना है तो भी आपको पुलिस चाहिए, आपको सेना चाहिए, ताकि जनता से क्या है कर एकत्रित करके वो क्या हो खजाने में जमा हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या है अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखेंगे कि आप जो सिविल सर्विस, नागरिक सेवा, ये जो इस समय अभी जो डीएम होते हैं वही जो है कि डीएम जिसे हम कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर साहब आ गए हैं, तो डीएम होलन यह सबके ब्रिटिश सरकार नियुक्त, ब्रिटिश सरकार डीएम के पद जो सृजित कर रहा है वो ब्रिटिश सरकार कह रहा है कि डीएम के काम हो कि जितना जिला से कर वसूल होता ओकर पैसा का करी डीएम कुल वसूली, और वसूल के जो हो कलेक्टर वो के दे कंपनी के दे। फिर एक बाद कानून व्यवस्था बनावे खातिर पुलिस एसपी साहब, कप्तान साहब बोले ना, कप्तान साहब आइए, कप्तान सन आइए। इनकर काम ना है कि केहू एक दूसरे के अगर लफड़ा होता हो तो ओके शांत करवाए, केहू घर में चोरी होता हो ओके जो ना चोरी रोकब। फिर एक बाद कौनो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हो तो उनके जिले में जो ना वो वस्तु के लूटपाट ना हो, ये कुल काम के देखे वो भैया देखें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जे के बोले उन देखें। और फिर न्याय जानता था जे के न्याय देवे को जज साहब रहे। तो मालूम कीजिए कि क्या आज भी भारत में यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू है? एकदम लागू है। जो ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया हुआ था वही प्रशासनिक व्यवस्था आज भी भारत में चल रही है। आज भी देखा कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब के डीएम बोलेलन, जेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलेलन। आज भी कानून व्यवस्था पुलिस जेके बोलेलन, पुलिस के मुख्य अधिकारी जो जिले को होला वो एसपी होला, वो आज भी जो का जो के शासन करत हो। और जज साहब तो होबे करेला भैया, जज साहब हर जिले में है ना, है ये। तो पूरी व्यवस्था जो हो कि वही समय से ही चल जाती हो। ब्रिटिश सरकार में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। जितना भी बड़ा बड़ा अधिकारी रहे ऊपर जो ब्रिटिश सरकार कब भारतीय के नाम बैठावे,
काहे काहे कि ओके पता रहे कि अगर हम भारतीय के बैठा देव तो भारतीय जौन हो अपने लोगन के का करी हैं, कल्याण करे लगी हैं, अपने लोगन के जो न सहायता करे लगी हैं। और जब सहायता करे लगी हैं तो हमें का हो अधिक से अधिक जौन कर प्राप्त हुए खो वो कर हमें ना मिली। और जब कब हम कर हमें ना मिली तो हमारे जोनों के धीरे धीरे नियंत्रण खत्म हो जाई और भारत की जनता जोनों की हमें खदेड़ के का करी बाहर कर दी। दूसरी चीज़ उन्हें यह डर रहा है कि अगर मान ला जिले के मुख्य अधिकारी जो है एसएसपी अगर हम कौनो भारतीय बना दे तो अगर वह जिला में विद्रोह हुई है तो एसएसपी जो हो कबू बंदूक की गोली कही कि ना कि जो विद्रोह पे जो हो गोली चलावा वो हमेशा समझावे कोशिश करी या जो कि उकसैबे करी कि हाँ अंग्रेज जो बाहरी है इन्हें भगावा कैसो। तो यह खातिर देखबा कभी भी चाहे मुख्य जज हो चाहे पुलिस अधिकारी हो या कौनो जोन हो कलेक्टर हो ऊपर भारतीयन के नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ना करे। वो कहा कि ये पर जोनो खाली इंग्लैंड के जोन नागरिक हैं उन्हीं के नियुक्ति हुई। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों रीति रिवाजों विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। कंपनी शासन तो कर रही थी लेकिन जैसे हिंदू में जैसे विवाह के रीति रिवाज मुसलमानों में जैसे विवाह होता है वैसे विवाह चलता है। व्यक्तिगत कानून मतलब होला कि जो न कि विवाह में उत्तराधिकार के नियम का हुई कि जो संपत्ति पिता के संपत्ति हो कि पुत्र के प्राप्त हुई या पुत्री के प्राप्त हुई। और फिर जौन हो तलाक के का नियम हो। फिर एक बाद जौन हो कि तलाक के का नियम हो ये पर का व्यवस्था हो। ई कुल जौन व्यवस्था रहा है ई कुल जौन पुराने तरीके से चलल आवती रहा है वैसे ब्रिटिश सरकार में भी आगे बढ़ल। ब्रिटिश सरकार उमन कहले हस्तक्षेप हम ना करब और हस्तक्षेप करब नहीं तो इन्हें का होगी हिंदू और मुस्लिम जो मिली हैं और मिल के हम उनके का हो चबाई हैं। तो यहाँ नाते ब्रिटिश सरकार जो है इमन हस्तक्षेप ना कैले। उसके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय दिया जाता था। मतलब जो पहले के कानून व्यवस्था रहा है जो रीति रिवाज रहा है जो विवाह के प्रथा रहा है वही के आधार पे का हो न्याय दिहल जाए कि भैया जो कि जैसन भी व्यवस्था पहले रहा वैसे व्यवस्था अभी चली। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1773 हमने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। पहले का भैल कि आप देखिए कि पहले एक केंद्र में अदालत बनाइए फिर एक बाद भैल कि नहीं अब जो है राज्यन में भी अदालत हो एक एक राज्य के अपन अपन अलग अदालत हो। फिर ये देखिए कि अच्छा राज्य को हिल अब एक एक जिले में एक एक अदालत हो ताकि केंद्र में राज्य में और जिले में तीनों जगह जब 3 अदालत हुई हैं तो का हुई सुनवाई जल्दी हुई और जोनों की निर्णय बहुत जल्दी हुई। भाई जैसे कौनो भी बात भैल कि अगर केहू फांसी देवे के मान लिया अगर जिला अदालत कह दिला कि हाँ फांसी दी तो वो जो पहुँची हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो राज्य के सबसे बड़ा कोर्ट होला हाई कोर्ट में पहुँची। हाई कोर्ट कह दिला कि हाँ न भैया टांगदा हैं बहुत दोषी हैं अपराधी हैं। एक बाद वो कही कि नहीं हम जाती सुप्रीम कोर्ट। वो जब केंद्रीय वह न्यायालय बोलेलन तो उमन जब जाई वो सुप्रीम कोर्टों कह दिला कि नहीं दोषी हैं उन्हें फांसी दिहल जाए तो बेचारों को जो है टांग दिहल जाए। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया किंतु यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग अलग होते थे। न्याय व्यवस्था स्थापित तो कर देना ब्रिटिश लेकिन यहूँ में विभेद कर देना विभेद ही कर देना यहूँ अलगाव कर देना। अलगाव उन्हें देखा दिमाग देखा उन्हें कहना कि जवन जज भारतीय नागरिक हैं उनकरे अगर अपराध के फैसला करी वो फैसला जो हो भारतीय न्यायाधीश करी। जो भारत के न्यायाधीश हुई हैं या भारतीय जो हो नागरिक हुई हैं उन्हें फैसला करिए उन्हें जज हुई हैं उन्हें फैसला करिए। लेकिन अगर कोनो अंग्रेज बा तो अंग्रेज जौन कोनो अपराधी हो ओकर जौन हो कि न्यायाधीश जौन हुई जौन ओकर जज हुई ऊपर सुनवाई करी उ कौनो भारतीय जज ना हो सकत। उ जौन हो यूरोपीय जज हुई उ ब्रिटेन के जौन नागरिक हुई वह जज हुई वह यूरोपीय जौन नागरिकन के अपराधी हो कि ना हो एकर फैसला वह करी। समझ वाली बात की ना।
कि भारतीय नागरिकन के लिए ई भैल कि जौन भारत के न्यायाधीश हैं, भारत के जौन नागरिक हैं, ओकर जो न्यायाधीश हैं उन्हें का फैसला करी हैं, और जौन यूरोपीय नागरिक हैं, जौन गोरे लोग हैं, उन्हें के गोरे जौन हो न्यायाधीश फैसला करी हैं। तो एकर भी विरोध भैल। अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों के लिए अलग कानून और न्याय की व्यवस्था क्यों की गई थी, चर्चा कीजिए। भाई ई बात अगर एक ही सोचा कि कौनो अगर भारतीय न्यायाधीश बा, अंग्रेज कौनो आइल और जोन अपराध किए हो, अब जब अपराध किए हो तो ओकरे दिमाग में ही रही कि का हो हमरे जनता के शोषण किए बा, और न्यायाधीश के पावर रही कि उन्हें जौन हो कि वो अंग्रेज के रगड़े, तो वो कभी वो अंग्रेज के जौन हो पक्ष ना ले, उन्हें तो रगड़ दे। यही नाते जौन इन्हें रहा जौन हो कंपनी रहा, कंपनी कहला कि ऐसा हो कि भैया का करा कि जौन यूरोपी जौन गोरे लोग हैं ओकर न्यायाधीश के रही गोरे आदमी रही, ताकि उ का हो सहानुभूति बरती कि भैया हमहू गोरा इहो गोरा, तो ये अपराध करे हो चला छोटी मोटी सजा दे के एक का करा माफ़ करा। तो इसे का होला कि भाई ओकर हमेशा जौन गोरे व्यक्ति के हो ओकर सहानुभूति के कंपनी के प्रति बनल रही, और कंपनी के बाद बनल रही तो का हो जौन भारतीय और अंग्रेजन के मतभेद हो उ का हो बनल रही, और बनल रही एकर फायदा हम लोग हमेशा लेबे करम। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भलीभांति परिचित होना चाहिए। भाई जब भारत में आप शासन कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, जब सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं, तो भारत के लोगों के रहन सहन कैसे बा, भाषा का बा, इन्हें के कल्चर का बा, ये कुल जाना बहुत जरूरी हो कि भैया पता लगल कि जौन हो कि विवाह कैसे होला, हम लोगन के 7 फेरा होला। अंग्रेजन में का हो जाए कि जौन हो सुबेरे 2 लोग मिलिलन चर्च में जाए के, और पादरी जौन हो बस शादी करवा दिले। हम लोग के का 7 फेरा हुई तब शादी मान जाई। तलाक हुई तो तलाक के अलग तरीका बा, अगर संस्कार देखिए तो अलग अलग तरीके से संस्कार बा। तो यह तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में प्रचलित हो, इंग्लैंड में इकुल तो हो ना। तो पहले अगर जब हमारे यहाँ शासन करेगा तो सबसे पहले हमारे पूरी सामाजिक व्यवस्था, इस समाज में जाति व्यवस्था कैसे बा, कैसे जौन हो कि धार्मिक विभाजन कैसे बा, इकुल जाना बहुत जरूरी हो। तो यह नाते जौन हो कि अंग्रेजन का कैलन एक परिचय होए कैसे, तो एक खातिर व्यवस्था करे शुरू कैलन। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना इसीलिए की गई कि जौन भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं, जौन विधि ग्रंथ हैं, भाई पहले भारत में नियम कानून खातिर अपन संहिता होता है ना, अपन कानून के विषय हो, समाज के विषय बा, तो ओकर अध्ययन किया है। अध्ययन करके लोग जाने कि जौन हो कि कैसे हम लोग का अपन शासन संचालित करब। तो अंग्रेज का कैलन कि उन्हीं के जौन हो पुस्तक पढ़े स्टार्ट कैलन, ओकर अंग्रेजी में अनुवाद कैलन, फारसी पुस्तक रहे ओकर अंग्रेजी में अनुवाद कैलन, और जौन बहुत सारी विधि से संबंधित भारतीय ग्रंथ रहा ओके अंग्रेजी में अनुवाद कैलन। अनुवाद करके ओसे फिर जौन हो प्रशिक्षण अपने का कैलन जौन अधिकारी रहे उन्हें दें कि ताकि जौन हो कि भारतीय समाज के उन्हें समझें, उन्हें जाने, उन्हें का कैसे भारतीय समाज में हो। नहीं तो उन्हें की हमेशा ही डर रहा है कि अगर भारतीय समाज पे हम लोग हस्तक्षेप करल जाए तो हम लोग के इन्हें चबाई हैं। सन 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। 1853 में पहली बार का करें कि भारतीय नागरिकन के का करें कि भारत में उच्च पद जौन सबसे बड़ी परीक्षा होले उमन शामिल होने खातिर का करें कि प्रतियोगिता परीक्षा करवा देना। अब भारतीयन के अवसर मिलियल। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि कौनो भी व्यक्ति के अगर तू प्रतियोगिता करवा और प्रतियोगिता कराए के अगर अवसर देबा तो उमन इतनी क्षमता होले कि उ जोनो कि उ प्रतियोगिता के हमेशा जोनो चुनौती दे और प्रतियोगिता जीते के हमेशा कोशिश करी। तो भारत में योग्यता के तो कमी रहे ना। अंग्रेजन जैसे ही प्रतियोगिता परीक्षा करावे स्टार्ट कैलन वैसे ही प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पद पे के भारतीय नियुक्त हुए शुरू कर दिलन। और सबसे पहला देखा सिविल सर्वेंट रहा जो भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा पास करे रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहे, जौन पहली बार परीक्षा पास कर रहे हैं। अब अंग्रेजन के लगल कि यार अगर ये
कहा ऊँचे पद पे, जैसे कलेक्टर बन गेल तो कहा हो राजस्व में बड़ा समस्या हुई। भाई हम लोग जैसे मनमानी तरीके से वसूलत हो, जैसे मनमानी तरीके से जनता पे मारत है, गरियावत है, जौन करत ही तौन जनता साथ ही हो। लेकिन अगर कोनो भारतीय व्यक्ति नियुक्त होइल तो ऊ तो ऐसा करी ना है, तो ऐसे का हो हम लोग के घाटा हो। उन्हें कहा हो कि नौकरी देवे से पहले डॉक्यूमेंट सही ना हो ना हो, उन्हें का कैलन बर्खास्त कर दिलन, या उन्हें जो हो कि प्रशासनिक सेवा में नियुक्त ना कैलन। ई स्थिति अंग्रेज रहा, इतना डरत रहा भारतीय से। देखा फिर इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 ईस्वी में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 थी कि 23 साल के लौंडा जौन हो वो ई परीक्षा में भाग ले सकाला। किंतु 1863 ईस्वी में प्रवेश की उम्र 23 से घटाकर 21 कर दी गई, तथा 1876 ईस्वी में 21 से घटाकर 19 कर दी गई। मतलब देखा उन्हें घटावत कहाँ है, उन्हें चालाकी देखा। इंग्लैंड में कहा शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ लड़का जो है LKG UKG 1 2 3 4 इतना बढ़िया से इतना व्यवस्थित पढ़ेलन कि उन्हें कम उम्र में ही कहा प्रशासनिक सेवा पास कर ले जालन, उन्हें कोनो ऊँचे ऊँचे पद में प्राप्त पद धारण कर लेलन। भारत में कहा रहा है शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी रहा ना भाई, पता लगल कि क्यों जोनों की 1 में पढ़ा था तो ओकर उम्र 10 साल ही हो, क्यों 5 में पढ़ा था तो ओकर उम्र जो है कि 15 साल ही हो। तो क्यों ये परीक्षा दे नहीं पावे भारतीय, और जे बहुत पढ़ल लिखल है, जे बहुत मतलब संपन्न परिवार के रहे तो ऊ जाए के मन परीक्षा दे, तो उनकर संख्या 2 4 6 रहा। तो मतलब ये रहा कि एक तरह से मान लिया कि नागरिक सेवा जो उच्च जो परीक्षा होता है नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, इमन जो हो कि अंग्रेजन के बोलबाला रहा है कि जौन भी परीक्षा हो उमन अंग्रेज अधिकारी ही नियुक्त हुए। भारतीय मतलब अगर 1000 वैकेंसी आई हो तो उमन 2 ठे 3 ठे 1 ठे ऐसे भारतीय नियुक्त हुए। काहे से कि भारत में शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर रहा है कि केहू कोनो लड़का जौन हो वो पढ़े जाए तो पता लगल कि 1 में वो पढ़त हो तो ओकर एज हुई 10 साल। अब जब 19 साल एमन घटाए कह दिए कि यह प्रतियोगिता में भाग ले वाला व्यक्ति के न्यूनतम एज मतलब जो कि घटाकर जो है कि प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 19 कर दी गई। मतलब 19 साल से नीचे के व्यक्ति जो कि ये प्रतियोगिता में भाग ले सकेलन। तो पता लगल कि भैया भारत में क्यों ऐसा है ना हो कि जे 19 साल में ग्रेजुएशन कैली हो है और परीक्षा में भाग ले ले, तो बड़ी स्थिति खराब हुई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। भैया एक तो जोनों की उम्र घटाए कह देना 19 वर्ष कह देना, दूसरी चीज़ की परीक्षा अंग्रेजी भाषा में हो। अंग्रेजी के पढ़े हो, बड़ा कम लोग पढ़े रहे वैसे में, बहुत ही कम लोग पढ़े रहे, मतलब जो हो 1% लोग पढ़े रहे। जहाँ शिक्षा व्यवस्था हमारे के जब आज़ाद बनी तो वैसे में 16% लोग जो हो भारतीय कुल जनसंख्या के 16% लोग कहाँ शिक्षित रहे। तो 1863-64 की बात होती है वह तो 1% लोग शिक्षित न रहे। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। भाई कठिन तो भाई रहा है लेकिन असंभव ना रहा है। भारतीयन के जोन हो अगर चैलेंज क्यों दिए हो तो चैलेंज तो भारतीय स्वीकार करे खातिर हमेशा तैयार रहलन। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1871 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेज एकर उद्देश्य से ई ना रहा है कि भारतीय लोगन के शिक्षित करब, ये कभी उन्हें को उद्देश्य ना रहा है। उद्देश्य ई रहा है कि जैसे कहा हो कि रेलवे हो, अब रेलवे में जौन हो कि कुल कर्मचारी का तो लगत हो कि यूरोप से या यूरोपीय नागरिक या गोरे लोगन के ही भर्ती के उठी ना, कलर कर रही है जैसे टिकट काटे वाला क्यों हो, क्यों जौन हो कि इंजीनियर हो छोटा मोटा और रेली पटरी लगा वाला, ये कुल काम के करी। ई जौन भारतीय रही है उन्हें के दिहल जाए। ऊंचा ऊंचा जौन पद हो ऊपर के बैठी ऊपर बैठे के ब्रिटिश नागरिक के या गोरे लोगन के, लेकिन जौन छोटा छोटा पद हो कलर के हो, रेलवे टिकट काटे के हो, बाबू के पद हो, ए पर भारतीय बैठा हुए। तो एकरे खातिर का भारतीयन के शिक्षित करे पड़ी, अंग्रेजी पढ़ी है, गणित पढ़ावें, विज्ञान के शिक्षा देवी पड़ी, तब तो उन्हें जो हो कि इकुल टेक्निकल चीज़ समझ में आई। तो एकरे खातिर उन्होंने कलकत्ता में जो कि मदरसा खोलना, बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलना ना, ये जरूरत ना उन्हें रहा है कि भैया जो भारतीय हम लोग शिक्षित करब, ऐसा कोनो उद्देश्य अंग्रेजन के कभी जिंदगी में ना रहे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति जानकारी कराना था।
कि प्राचीन भारत में कि भारतीयन के शासन व्यवस्था कैसन रहा है, प्राचीन भारत के लोग कैसे रहे, एकर जानकारी लेवे खातिर, ताकि भारत पे नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा सके, कैसे लोगन के ब्रेन वॉश किया जाए कि तोहन के शोषण भैल, तोहन अब जैसे लोगन के कह दिया जाए कि अशोक तोहन के बहुत बड़ा राजा ना हो, तोहन लोगन के सबसे जो हो कि बेहतर शासन व्यवस्था के देते अंग्रेज देते हैं। अरे ये अशोक तो बहुत जो हो कि पापी शासक रहा है, अकबर बहुत पापी शासक रहा है, अगर ये रोज़ तुम्हें समझाई जाए तो तुमको लगी हाँ हो सकल है यार, इन्हें सही बात कहा था, पढ़ल लिखल हैं अंग्रेज तो इन्हें सही कहा था। लेकिन वो भारतीय के खाली क्या करें, बहकावें बहलावें, ताकि भारतीय जो हो अपने अतीत के बारे में जनबे न करें, अपने जो महान शासक अशोक रहा है, महान शासक अकबर रहा है, महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य रहा है, ओकरे बारे में न जाने के बारे में, अंग्रेज के बारे में जाना है कि अंग्रेज जो हो कंपनी की जो शासन बा वो हमारे लिए सबसे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके का। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान विज्ञान तकनीकी आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। राजा राम मोहन राय फिर देखा भारत में भी कुछ लोग शिक्षा ग्रहण कैलन, तो शिक्षा ग्रहण कैलन कुछ लोग की इच्छा होले ना कि हम पढ़ लिए तो हमारे साथे साथे का हो 2-4-10 लोग और पढ़ लें ताकि शिक्षा के का हो प्रसार हो। तो राजा राम मोहन राय उमन अग्रणी रहे, तो उन जो का कैलन कि अपने साथ इनके जो सहपाठी रहे फ्री में पढ़ावे लगन, गांव के लोग के फ्री में पढ़ावें, गांव के लोग जो समझावें उन, तो ऐसे कहा हो कि उन्हें ही समझावे कि धर्म जाति वगैरह ये कुछ छोड़ा, ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी ला कि विज्ञान में का होता हो, का खगोल शास्त्र हो, का जो तकनीकी हो, ई कुल के बारे में जान ला। और अंग्रेजी में सीखा, काहे से कि जितनी अच्छी बुक है उनका अंग्रेजी में लिखल है, तो उन जो कि अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत जोर देलन। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की, कहा कि भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। कहे उनकर मानना है कि अगर अंग्रेजी भारतीय की शिक्षा दिहल जाए तो का हो अंग्रेजी में बहुत सारी अच्छी बुक है, और अच्छी बुक अगर जनता पढ़ी तो ओकर का हो विकास हुई। हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है। देखिए राजा राम मोहन राय का विचार क्या था, वो कितने जो है कि बेहतर तकनीकी सोच के व्यक्ति थे, जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। मतलब संस्कृत में जवन ज्ञान हुआ है पुरखा पुराण रामायण हुआ है पढ़ाई आई, तकनीकी ज्ञान आ दी कि कैसे हथियार बनाई है, कैसे जोनों की तोप बनाई है, कैसे रॉकेट बनाई है, कैसे जोनों की रेलवे की कैसे विकास हो, रेलवे में कौन कौन से तकनीक लगाई है, ओकर ज्ञान ना हो, बस जो है रामायण महाभारत पुराण यह कुल पढ़वा जिंदगी भर। तो ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोक का ज्ञान भर सकती है, और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। मतलब व्यवहारिक रूप से जो व्यवहारिक भाई, जैसे रेलवे में अगर कुछ तू अच्छा कोई ऐसा खोज नया कर देला कि जैसे जनता के जोनों के लाभ हो, तो जैसे लिफ्ट आई, लिफ्ट से का पहले लोग सीढ़ी से चढ़ के जाएँ। अब बुजुर्ग के बड़ी समस्या हो रेलवे में जोनों की प्लेटफॉर्म पे चढ़े के, तो सीढ़ी की व्यवस्था लाई। अब सीढ़ी व्यवस्था में का हो, सीढ़ी आई, सीढ़ी के बाद फिर लिफ्ट की व्यवस्था आई। अब जोनों की बस चढ़िया टुक 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 लिफ्ट तुम्हें लेके ऊपर चली आई। तो इसे कहा भाई कि विकलांग लोगों की बड़ी सुविधा होए लगल। तो आप देखें जोन हो कि इसे का भैल कि जोन आम जन लोग रहे, जोन आम नागरिक है, ओकरे लिए जोन हो कि ऐसा कुछ ज्ञान हो, कौनो ऐसा जोन हो संस्कार हो या कौनो ऐसा शिक्षा हो जैसे आम नागरिक के भला हो, तो ऐसा शिक्षा के राजा राम मोहन राय हमेशा बढ़ावत रहे। चूँकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर संरचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। उनका मानना था कि गणित के बढ़ावा था ताकि लोग गणित के बारे में तर्क वितर्क कह सकें, दर्शन शास्त्र बतावा, दर्शन के बारे में बात कह सकें, समाज शास्त्र कि केमिकल के बारे में बताओ, उन लोग जानिए कि शरीर के बारे में बताओ, शरीर में कौन कौन सी बीमारी बा, शरीर में कैसे ठीक हो, का इलाज हो, इकुल के बारे में पढ़ावा, तब जो हो कि हमारे समाज का हो उन्नति हो सके। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्ति को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। तो राजा राम मोहन राय कहा कि जौन अंग्रेज शिक्षक हैं उनका नियुक्त करा, और नियुक्त करके जौन
जौन अंग्रेजी में पुस्तक हैं या जौन उपकरण हैं उसे कॉलेज के भरा, ताकि जौन भारतीय नागरिक हैं, भारतीय विद्यार्थी हैं, उन्हें का हो ज्ञान बढ़े और वो सब जो है पढ़ के आगे बढ़ सकें। फिर जो है उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। कहें से कि भाई प्रशासन चलावे खातिर अंग्रेजी पढ़े लिखल लोगों की बहुत ज़रूरत हुई। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी को बढ़ावा दीजिए। फलतः सन 1853 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की। यूरोपीय ढंग की मतलब गणित में शिक्षा, रसायन शास्त्र में शिक्षा, शारीरिक शिक्षा देवे लगलन, जीव विज्ञान के शिक्षा देवे लगल, मतलब ई जौन चीज़ के लोगन के शिक्षा देवे शुरू कैलन। पहले के नहीं भारतीय के नहीं ना कि पुराण के शिक्षा देते, रामायण के शिक्षा देते, महाभारत शिक्षा देते, ई कुल ना है कि उन्हें तर्क वितर्क करे खातिर शिक्षा देवे स्टार्ट करें। इसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। मतलब ये हुई है कि फारसी जो है धीरे धीरे अब हटे लगल, अंग्रेजी जो है भारतीय शिक्षा के स्थान ले ले रहे। आज भी आप देखिए कि बच्चा हमेशा सोचा कि अंग्रेजी में हम पढ़ी, हमारा अंग्रेजी में का हो विकास हो। तो यह तरह के बच्चों आज यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।